आशुतोष, तुम माँ जी को समझाते क्यों नहीं? पलंग पर सोया करे, ठंड बढ़ गई है और उन्हें तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यूं उन्हें नीचे चटाई पर सोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। आखिर किस बात की कमी है हमारे घर में? मैंने उन्हें कहा पलंग पर सोने के लिए, तो उन्होंने कहा बहू मेरी आदत है ऐसे सोने की। बेड पर चादर बिछाती गौरी अपने पति से बता रही थी। अपने ऑफिस का काम करते हुए आशुतोष ने कहा, यार तुम बेकार माँ को बेकार के सवाल से परेशान मत किया करो। तुमको आए अभी महज 1 साल हुआ है, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है बचपन से आज तक उनको जमीन पर ही सोते देखा है। लेकिन आशुतोष, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। एक तो ठंड बढ़ गई है, ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती आजकल। उनकी अस्थमा की परेशानी भी बढ़ गई है। बाबूजी भी कुछ नहीं बोलते। मुझे तो माँ बाबूजी का रिश्ता ही समझ नहीं आता। माँ जी आगे से चलकर कभी एक शब्द भी नहीं बोलती उनसे। अगर बाबूजी कुछ कहते भी है तो बिना किसी बातचीत उनका काम करके हट जाती है। जब माँ जी कुछ बोलती नहीं बाबूजी से तो उनके साथ कमरे में कैसे रहती हैं? मेरी समझ से तो बाहर है ये बात। गौरी बोले जा रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उनकी ननंद नेहा का व्हाट्सएप मैसेज है। उसने मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। आशुतोष, कल नेहा दी और साक्षी दी आ रही है। क्या सच? फिर तो कल बहुत मजा आएगा। आशुतोष ने कहा। गौरी की ससुराल में उसकी 2 शादीशुदा नंदे और सास ससुर थे। नंदों के साथ भी गौरी की अच्छी बनती थी। गौरी को अपना ससुराल अपने मायके से ज़्यादा पसंद था, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि आशुतोष सबका लाडला था। खासकर गौरी की सास आशा जी की तो उसमें जान बसती थी। व्यवहार कुशल आशा जी ने सबको प्यार के एक सूत्र में बांध रखा था। क्या बहू क्या बेटियां, सबको बराबर प्यार और अपनापन उनसे मिलता था। बिन माँ की बेटी गौरी जब अपने ससुराल आई तो आशा जी के रूप में उसे माँ मिल गई। लेकिन गौरी को कुछ परेशान करता तो वो था आशा जी का हमेशा जमीन पर सोना। अगले दिन सुबह सुबह नेहा और साक्षी घर आ गई। नेहा और साक्षी अपने माँ पापा से मिली। आशा जी को देखकर नेहा ने कहा, माँ ये कैसी हालत बना रखी है आपने? आप अपनी दवाइयाँ तो ले रही है ना? तभी आशुतोष ने आकर कहा, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तब साक्षी ने कहा, क्यों रे आशु, तू मेरी माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रखता? मेरी माँ तुम्हारी माँ कब से हो गई? माँ सिर्फ मेरी है। कहते हुए आशुतोष ने आशा जी की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, माँ आप सिर्फ मेरी हो ना? बता दो साक्षी दी को, देखो मुझे क्या कह रही है। तब आशा जी ने आशुतोष के सिर पर प्यार से सहलाते हुए कहा, कहने दे उनको जो भी कहना है। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। तू सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ। और अब तुम दोनों बहनें मेरे बेटे को परेशान करना बंद करो। बड़ा आया माँ का बेटा मोटू, तभी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता, साक्षी ने कहा। आशुतोष ने फिर कहा, देखो माँ, फिर मुझे मोटू कहा। देखो माँ, अब तो मैं मोटा भी नहीं हूँ। साक्षी ने फिर आशुतोष को चिढ़ाते हुए कहा, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी तुझे मोटू, क्योंकि तू है ही मोटू। हर वक्त हमारा खाना भी खा जाता था और माँ से शिकायत करता रहता था। अब तो बड़ा हो जा। तब नेहा ने कहा, अरे अब बस करो, तुम दोनों जब देखो तब लड़ते रहते हो। वो देखो बच्चे और गौरी भी हंस रहे हैं। भाई बहनों की मीठी नोकझोंक के बाद सबने साथ मिलकर चाय नाश्ता किया। दोपहर में नेहा, साक्षी और गौरी एक साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी गौरी ने वापस वही बात कही, दीदी मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लोग माँ को समझाइए।
कि वो अब जमीन पर ना सोया करे। कमरे में पलंग पर बाबूजी सोते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है माँ जी बाबूजी के कहने पर भी पलंग पर नहीं सोती। मैंने तो ये तक बोला कि दूसरा सिंगल बेड डाल देती हूँ, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुई। सिर्फ एक समय खाना खाती है। उनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती। आप लोग ही देखो कैसी हालत हो गई है उनकी। कौन कहेगा कि उनकी उम्र सिर्फ अभी 50 साल की है। नेहा ने कहा, गौरी, ये बात मैंने जब से होश संभाला तब से समझा रही हूँ, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते। आशुतोष तो कितनी बार जिद करके उनके साथ ही सो जाता था कि अगर आप नीचे सोएगी तो मैं भी यहीं सोऊंगा, लेकिन उन्होंने आशुतोष को अपनी कसम दी कि आज के बाद वो कभी जिद न करे, वरना माँ घर छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद आशुतोष ने इस बात के डर से कुछ बोलना ही छोड़ दिया। तभी आशुतोष ने कहा, अरे वाह, तीनों देवियाँ एक साथ पार्टी हो रही है, तो ये रहे गर्मा गर्म समोसे जलेबियाँ। तभी गौरी के ससुर जी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, आशुतोष, नेहा, साक्षी, जल्दी यहाँ आओ, देखो तुम्हारी माँ को क्या हो रहा है। आशुतोष के हाथ से समोसे और जलेबियाँ जमीन पर गिर गए। वो भागता हुआ माँ के कमरे की तरफ तेजी से दौड़कर भागा। देखा तो उसकी माँ जमीन पर तड़प रही है, लेकिन उसके बाबूजी को उन्हें छूने से मना कर रही है। उसने देखा उनकी दवाई भी खत्म हो गई है। गोद में अपनी माँ का सिर लिए आशुतोष गुस्से में चिल्लाया, गौरी, माँ की दवाइयाँ कहाँ है, जल्दी लाओ। गौरी ने देखा तो दवाइयाँ उसे घर में कहीं नहीं मिल रही थी, सारी शीशी खाली। आशुतोष ने अपनी माँ को गोद में उठाया और कार में बैठाकर अस्पताल लेकर गया। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कार से निकालकर अपनी गोद में उठाया ही था कि आशा जी ने कहा, बेटा, मुझसे एक वादा कर। एक नहीं माँ, मैं आपसे 1000 वादे करूँगा भी, निभाऊंगा भी, बस आप एक बार ठीक हो जाओ। कहते हुए उसने माँ को स्ट्रेचर पर सुलाया तो आशा जी ने आशुतोष का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ तेरे पापा मेरे पार्थिव शरीर को हाथ न लगाए, ना ही मुझे मुख्याग्नि दे। आशा जी की बात सुनते वहाँ मौजूद नेहा, साक्षी, आशुतोष सबके सब अपने पापा की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तो उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। अपनी बात आधी कहते आशा जी के हाथों की पकड़ ढीली हो गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और आशा जी की बात अधूरी रह गई। आशुतोष का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ने उससे ये बात क्यों कही। सोचते सोचते वो उनके कमरे में आकर उनके गद्दे पर बैठ गया। उसने गद्दा उठाया और सीने से लगाकर रोते हुए कहा, माँ आ जाओ, माँ प्लीज़ एक बार अपने बेटे के लिए, मेरे लिए माँ। तभी उसका हाथ छोटी छोटी डायरियों पर गया जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। उन डायरियों के बीच उसे एक चिट्ठी मिली। उसे ढूंढते हुए नेहा, साक्षी और गौरी कमरे में आई तो देखा आशुतोष बुत बना बैठा है। साक्षी ने कहा, उठ आशुतोष, तुझे अभी मजबूत होना है, चल बाहर, सब बुला रहे हैं। आशुतोष ने अपने आंसू पोंछे और बाहर गया। देखा तो उसके पापा उसकी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए हैं। उसने तुरंत सबके बीच अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनको कमरे में लेकर आया। आज उसकी आंखों में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसने अपने पापा से कहा, चुपचाप इस कमरे में बैठिएगा और मेरी माँ को छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना आपका राज आज मैं पूरे समाज के सामने सबको बता दूंगा। लेकिन ये सब करके मैं अपनी माँ के आखिरी सफ़र में कोई तमाशा नहीं करना चाहता। मुझे समझ आ गया माँ मुझसे क्या और क्यों कहना चाहती थी, इसीलिए अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहीं रहिए। आशुतोष के पापा ने कहा, और बाहर सब मेरे बारे में पूछेंगे
तब क्या कहेगा? आशुतोष ने गुस्से में उनको घूरते हुए कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मैं देख लूँगा। आशा जी को जब मुख्याग्नि देने की बारी आई तो आशुतोष ने कहा, नेहा दीदी, माँ को आप मुख्याग्नि दोगी, चलिए और माँ की इच्छा को पूरा कीजिए। तो नेहा आशुतोष की तरफ आश्चर्यचकित हो ध्यान से देखने लगी। उसने कहा, क्या कह रहा है तू? ये अधिकार तो तेरा है। मैं कैसे कर सकती हूँ? ये अधिकार तो बेटों का होता है। तब आशुतोष नेहा को सबके बीच में से एक किनारे लेकर आया और उसने डायरी के बीच मिली चिट्ठी नेहा को देते हुए कहा, लो दीदी पढ़ो, माँ की ज़मीन पर सोने का राज, जो हम सब बचपन से जानना चाहते थे। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय बेटे आशुतोष, तुझे आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा सच है जिसे हम दोनों कितना भी चाहे झुठला नहीं सकते। आशुतोष बेटा, तेरी एक नहीं दो माँ है, एक जिसने तुझे जन्म दिया और दूसरी मैं जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा, वो भी सबसे प्यारा। तुझे जब मैंने पहली बार गोद में उठाया तब तू सिर्फ 3 महीने का था, नेहा 2.5 साल की और साक्षी सिर्फ 1 साल की थी। तब मैंने तुझे अपने सीने से लगाया, तुझे अपना दूध पिलाया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन तेरे पिता से है, क्योंकि उन्होंने ना ही एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया, ना पति होने का। उन्हें एक बेटा चाहिए था जो उनकी संपत्ति का मालिक हो, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। उनकी नज़र में जो काम बेटे कर सकती है वो बेटियां कभी नहीं कर सकती। बेटे बेटी के इस भेदभाव को मिटाने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मुख्याग्नि नेहा दे। बेटा जरूरी नहीं हर पति पत्नी के बीच तलाक होने पर ही रिश्ते टूटे। मैंने अपने तन मन से तेरे पिता का त्याग बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन बच्चों की खातिर सामाजिक रिश्ता निभा रही थी। बेटा, इन बातों का मतलब ये नहीं कि तेरे लिए मेरे दिल में जगह नहीं। तू तो कल भी मेरा बेटा था और हमेशा रहेगा। तेरी यशोदा माँ। आशुतोष ने रोते हुए कहा, दीदी, माँ चाहती थी कि उनको मुख्याग्नि आप दो ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो और लोग बेटियों की माँ को कमज़ोर ना समझे, ना पुत्र की चाह में उनके साथ कोई धोखा ना हो। आशुतोष के दबाव डालने पर नेहा ने अपनी माँ को मुख्याग्नि दी। 13वीं के दिन आशुतोष अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, माँ, मैंने आपकी इच्छा पूरी की, लेकिन अब आपकी बारी है। हर जन्म में आप ही मेरी माँ रहना। हर रूप में और कहकर फपक कर रो पड़ा। तभी गौरी ने उसे संभाला और पूछा, आशुतोष, क्या बात है जो तुमको इतना परेशान कर रही है? तुम क्या छिपा रहे हो और तुम बाबूजी से बात क्यों नहीं कर रहे? तब आशुतोष ने गौरी के आगे वो डायरी बढ़ा दी जिसमें लिखा था, 2 बेटियों का पिता होने के बाद राकेश, गौरी के ससुर का व्यवहार आशा जी के प्रति एकदम क्रूर हो गया। बेटे की चाह में उन्होंने अपनी प्रेमिका से नाजायज संबंध रखे। उन्हें जब बेटे का जन्म हो गया तो आशा जी के सामने शर्त रखी कि या तो वो उनकी प्रेमिका से शादी और बेटे को स्वीकार करे या नहीं तो उनका घर छोड़कर चली जाए। अनाथ आशा जी के पास मायके में भी कोई नहीं था जो वो कहीं जा सके। बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने अपनी सौतन के साथ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन उस दिन उन्हें राकेश जी से कहा, बेटियों के भविष्य के लिए मेरा आपके साथ रहना मजबूरी है, लेकिन आज के बाद हमारे बीच पति पत्नी के सारे संबंध खत्म। उस दिन से आशा जी ने जमीन पर सोना शुरू कर दिया और राकेश जी का त्याग कर दिया। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था।
शादी के मंडप में आने से पहले ही उन दोनों का भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और राकेश जी की प्रेमिका का देहांत हो गया। 3 महीने के आशुतोष को जब आशा जी ने देखा तो देखती रह गई। राकेश जी का सिर पैर फ्रैक्चर हुआ था। राकेश जी को लगा शायद अब इसके बाद आशा जी का व्यवहार बदल जाए, लेकिन आशा जी जैसे के तैसे अपने वादे पर कायम रही। लेकिन आशुतोष के लिए उनके दिल में अपार ममता थी। उन्होंने तीनों बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि आशुतोष को अपनी बेटियों से ज़्यादा ही प्यार दिया। डायरी में अपनी सौतन को अपने सामने देखने का दर्द, पति की बेवफाई और उनके ऊपर किए एक एक जुल्म की दास्तां लिखी थी कि कैसे राकेश जी ने अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने उनके साथ साथ उनकी बेटियों को भी 2 दिन घर में कैद रखा, खाना तक खाने के लिए नहीं दिया। 1 साल की साक्षी को आशा जी अपना दूध भी नहीं पिला पा रही थी। भूख से बेटियां रो रही थी, जिसे देखकर भी राकेश जी का दिल नहीं पसीजता था। आखिर में हार कर आशा जी ने बात मान ली। डायरी पढ़ते पढ़ते गौरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरवाजे पर खड़ी नेहा और साक्षी को भी अब सच पता चल चुका था। आशुतोष ने कहा, गौरी, मैं कितना अभागा हूँ जो मैंने मेरी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। मेरी वजह से मेरी माँ और बहनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। अब मुझे समझ आया क्यों पैसा होते हुए भी मुझे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल और दोनों दीदी को पापा सरकारी स्कूल भेजते थे। ये सच जानकर कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। मेरी वजह से ही उन लोगों की और माँ की जिंदगी खराब हुई। उनको मुझसे नफरत होने लगेगी। किस मुंह से मैं उनका सामना करूँगा। तब दरवाजे पर खड़ी नेहा ने कहा, जैसे बचपन से करता आ रहा है। तब साक्षी ने कहा, मोटू, तू अभी भी बुद्धू ही है। कल हम जैसे थे एक दूसरे के साथ, वैसे ही आने वाले कल में भी रहेंगे। इसमें तेरा कोई दोष नहीं, तो हम तुझे सजा क्यों दे दे या नफरत क्यों करेंगे। और माँ ने भी तो डायरी में लिखा है ना कि तुम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहना। हम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तू अपने दिल से किसी भी तरह का बोझ निकाल दे। सच दीदी, हमने अपनी माँ खो दी है, अब अपना भाई नहीं खोना चाहते। और तीनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर आज खूब रोए। तभी राकेश जी आए और उन्होंने कहा, देखा, तू बेकार में चिंता कर रहा था। ये लोग तुझे छोड़ने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हर लड़की को अपना मायका जो प्यारा है। कोई लड़की अपना मायका नहीं छोड़ सकती, वरना समाज और ससुराल उनको ही ताने देगा। तब नेहा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा, हम मायका छोड़ सकते हैं लेकिन अपना भाई नहीं। इसीलिए हम दोनों भी आज से ही आपको छोड़ रहे हैं। तब आशुतोष ने कहा, दीदी, दोनों नहीं, तीनों, मुझे इनकी प्रॉपर्टी और पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज ही इनका घर छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मैं उस शख्स के साथ एक छत के नीचे एक पल भी नहीं रह सकता जिसने मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी। और सभी बच्चे उनको छोड़कर चले गए। राकेश जी दूर खड़े बच्चों को जाते देखते रह गए। आज उनके पास उनका घर और पैसा उनके साथ रह गया, जिसका उनको पूरी उम्र घमंड था। उनके पास आज पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। आज गौरी को अपनी सास के दर्द का एहसास भली भांति हो रहा था। उनके दर्द सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। सासू माँ की डायरी। धन्यवाद दोस्तों।